आज की कहानी एक ऐसी माँ की जो भारत में सबसे कम उम्र की माँ है। महज 10 साल की बच्ची एक बच्ची की माँ बन जाती है। कैसे बनी? किसका पाप था? क्या ये दुराचार था? क्या माँ बाप की गलती थी या कुछ और था? ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आप छोटी छोटी वीडियो करके देखते हैं एक एक दो मिनट की, तो उसमें पूरी कहानी समझ नहीं आती। आप इस समाज का हिस्सा हैं और इस समाज में क्या हो रहा है वह जानना भी आपके जरूरी है। क्योंकि मुझे बहुत पीड़ा होती है जब मेरा कोई भी बहन भाई या बच्चे की मुझे ऐसी जानकारी मिलती है, तो मुझे दिल से पीड़ा होती है और मैं विचलित हो जाती हूँ। और मेरा बस एक ही संकल्प है कि मेरा हर एक बहन भाई, हर एक बच्ची सावधानी से सुरक्षित रहे। मैं तत्पर हूँ आप सबके लिए ऐसी जानकारी अवगत कराने के लिए, जिन्हें आप सुने, पूरा सुने, ताकि आप अपने जीवन को भी सुरक्षित रखने के लिए आप पुख्ता इंतजाम करें। पुख्ता जानकारी आपको होनी चाहिए कि क्या हो सकता है हमारे साथ। बहुत सारी घटनाएं हम सुनते हैं कि बाहर वाले या पड़ोसियों की बहुत घटनाएं आती है, लेकिन जब हमारे अपने घर में ही कुछ भेड़िए छिपे रहते हैं जिनसे हम अनजान होते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, जिन्हें हम अपना सुरक्षा कवच समझते हैं, लेकिन वही हमारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा बदनुमा धब्बा होते हैं काला, और हमें जीवन भर का नासूर देते हैं। आज ऐसी ही कहानी मैं सुना रही हूँ एक 10 साल की बच्ची की, वो कैसे माँ बनी। वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं त्यागीराज रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हुई चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, इसी आशा के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। रिश्ते हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रिश्ते हमारे जीवन को समाज में आकार देते हैं और रिश्ते हमारे जीवन का एक सुरक्षा कवच होते हैं। समाज में, दुनिया में हमें हमारे अस्तित्व को एक स्थान प्रदान करते हैं। इन रिश्तों में महत्वपूर्ण रिश्ता होता है बहन भाई का, माता पिता का और संतान। ये अद्भुत अलौकिक रिश्ते होते हैं। आज ऐसे ही एक रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ। एक बेटी जो 10 साल की और कक्षा 6 में वह पढ़ती थी। 14 जुलाई 2017 को वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक उसके पेट में दर्द उठता है और वह बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है। उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताती है पेट में दर्द है और मुझसे सहन नहीं हो रहा है। बच्चे की माँ उसको जो घर में नुस्खे होते हैं, जैसे अजवाइन दे दी, काला नमक दे दिया, ये सब उसको देती है, लेकिन बच्ची को कोई भी आराम नहीं। बच्ची का पिता भी वहीं पर था। जब काफी देर हो जाती है, घंटों बीत जाते हैं, उसका देने के बाद भी आराम नहीं आता, तो पिता बोलता है कि चलो इसको लेकर हॉस्पिटल चलते हैं, शायद वहां जाकर दवाई लेकर डॉक्टर की आराम आ जाए। कहानी को विस्तार से सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके परिवार का सदस्य बन जाइए। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। पिता दोनों अपनी बेटी को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जाकर जब डॉक्टर से मिलते हैं, तो डॉक्टर उनको बोलता है कि ठीक है, कुछ टेस्ट वो लिख कर देता है, इनको करवा कर लाइए, फिर मैं ट्रीटमेंट इसका शुरू करता हूँ। पिता जाते हैं, तुरंत ही इसका चेकअप बोलते हैं, वे सारे चेकअप टेस्ट करवाते हैं और आकर रिपोर्ट 3 घंटे के बाद ही डॉक्टर को वो दिखाते हैं। रिपोर्ट को देखते ही डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और माता पिता से और बच्ची से भी गुस्से में बोलता है कि तुम इतने बहुत ज्यादा गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये सब क्या कर रहे हो। माता पिता और बच्ची अनजान। डॉक्टर उनको फिर से डांटता है कि ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, तुम सब कुछ जो भी ये हो रहा है, तुम सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो और फिर मेरे सामने नाटक कर रहे हो अनजान बनने का। माता पिता फिर भी उससे हाथ जोड़ते हैं कि साहब, हमें कुछ नहीं पता, आप हमें खुलकर बताइए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता। जब डॉक्टर माता पिता के और बच्ची के हाव भाव देखता है, तो वह समझ जाता है कि शायद इनको कुछ भी नहीं पता। बच्ची मोटी थी, जैसे एक मोटा बहुत ज्यादा हेल्दी बच्चा होता है, तो इसलिए उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चल पा रहा था। तो डॉक्टर माता पिता को बताते हैं कि जो आपकी बेटी है यह प्रेग्नेंट है और 30 सप्ताह की यह गर्भवती है। माता पिता जैसे ही इस बात को सुनते हैं, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, सर पर आसमान टूट पड़ता है, सर पर बिजली गिर जाती है। और हर एक माँ बाप के साथ ऐसे ही होगा। अगर किसी की बच्ची के बारे में कोई ऐसा सुनने के मिले, वो भी 10 साल की, महज 10 साल की बच्ची, कक्षा 6 में पढ़ने वाली बच्ची भी कुछ नहीं समझ पाती। माता पिता भी अपना सर पकड़ कर बैठ गए। अब डॉक्टर से बोलते हैं कि अब क्या करें, अबॉर्शन कर दीजिए, हम इस बच्चे को नहीं रखना चाहते। वो बच्ची से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे साथ किसने तुम्हें छुआ, किसने तुम्हारे साथ क्या किया, कौन तुम्हारे साथ आया, कौन तुम्हारे साथ बैठा। बच्ची को दुलार प्यार से पूछते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। वह तेरी से बेसी रहती है कि पता नहीं क्या हो गया। माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित। अब
डॉक्टर से बोलते हैं कि इसका बच्चे का अबॉर्शन कर दीजिए, तो डॉक्टर गर्भपात करने के लिए बिल्कुल मना कर देता है, क्योंकि जो गर्भ था वह 30 सप्ताह का था और ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। रिस्क क्या, इम्पॉसिबल था इस समय पर अबॉर्शन करना। डॉक्टर बिल्कुल क्लियर मना कर देता है कि मैं ये रिस्क नहीं लूंगा, मैं ये कुकृत्य नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें इस लड़की की भी जान जा सकती है और जो बच्चा है उसकी तो जान जाने का बिल्कुल 90% श्योर है कि उसकी जान जाएगी, लेकिन इसमें लड़की की भी जान को खतरा है और मैं ये रिस्क नहीं लूँ। माता पिता फिर अदालत में जाते हैं, वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं वह भी इस अबॉर्शन के लिए बिल्कुल क्लियर मना कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट देखी डॉक्टर की, उन्होंने भी बिल्कुल मना कर दिया, क्लियर कट, नहीं ये अबॉर्शन नहीं हो सकता। क्योंकि माता पिता है वे थकने का नाम नहीं ले रहे थे, अब वे हाई कोर्ट का रुख करते हैं, हाई कोर्ट में जब अर्जी लगाते हैं। जब जज उनकी अर्जी को देखते हैं और डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो हाई कोर्ट भी बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं, हम अबॉर्शन का भी आदेश जारी नहीं कर सकते, क्योंकि अब समय नहीं है और हम इस लड़की की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। माता पिता ठहरे, वो इसी चिंता में कि हमारी बेटी कैसे जिएगी, हमारी बेटी कैसे मुंह दिखाएगी। ये सब जो सबके जीवन में होता है वही उन माता पिता के दिमाग में भी चल रहा था और वो भी विचलित और परेशान। वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब वो अर्जी दाखिल करते हैं और मेडिकल की और डॉक्टर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज देखते हैं, तो वो भी सिरे से नकार देते हैं कि नहीं, आपको अबॉर्शन की परमिशन किसी भी हाल में नहीं दी जाए। माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि समाज हमारी बेटी को नहीं स्वीकारेगा, पैदा होने वाले बच्चे को नहीं स्वीकारेगा, और हम तो उस बच्चे को ना मैं खुद माँ बाप देखेंगे और ना ही हम अपनी बेटी को उस बच्चे को देखने देंगे। आप ये अर्जी लगाते हैं अदालत में, अदालत इस अर्जी को स्वीकार कर लेती है, पुलिस भी इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लेती है और डॉक्टर भी और सभी लोग इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो माता पिता ने शर्त रखी। अब दिन आता है 17 अगस्त 2017, क्योंकि 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन माता पिता की शर्त मान ली थी कि वह बच्चे का मुंह ना देखेंगे, ना अपनी बेटी को देखने देंगे, ना ही अपने घर में ना परवरिश करेंगे। अब 17 अगस्त 2017 को बच्ची को माता पिता GMCH हॉस्पिटल चंडीगढ़ में एडमिट करते हैं, जो कि सरकारी हॉस्पिटल है और बहुत अच्छा माना जाता है, ऐसा सुना है चंडीगढ़, वहाँ पर एडमिट कर देते हैं। अब ये बात सब जगह फैल गई कि बच्ची 10 साल की उम्र में प्रेग्नेंट है और एक बच्चे को जन्म देने वाली है, वह 30 सप्ताह की गर्भवती। अब मीडिया कर्मी, प्रेस रिपोर्टर और इस वाले उसके घर पर आने लगे, सब उसके घर पर आने लगे और इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने लगे। जो बच्ची थी उसको दुलार प्यार से उससे पूछा गया कि कौन था जो तुम्हारे साथ बैठता था, जो तुम्हारे साथ कुछ लाकर देता होगा खाने के लिए, उससे एक बच्चे की तरह बात की गई। साइकोलॉजिस्ट ने अपनी तरीके से बात की, डॉक्टर्स ने और साइकोलॉजिस्ट की टीम ने। तो बच्ची ने बताया कि उसके जो मामा हैं, बड़े मामा गुल बहादुर, उसके पास आते थे जब घर पर कोई नहीं रहता था, माँ काम पर चल जाती थी, माँ बाप, तो वह आते थे स्कूल से आने के बाद जब मैं आती थी, ऐसा बच्ची ने बोला, और चॉकलेट लाते थे, टॉफी लाते थे खाने के लिए, कुछ ना कुछ वह खाने के लिए मामा कुछ ना कुछ चीजें लाते थे, मेरे साथ बैठते थे और मेरे साथ हाथों को पकड़ते थे। अब माँ ने अपने सगे भाई कुल बहादुर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने कुल बहादुर को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। लेकिन जब बच्ची की डिलीवरी हुई, जो गायनोलॉजिस्ट जिसके अंडर ऑब्जर्वेशन बच्ची को रखा गया था, वह बच्ची को उसका हालचाल पूछती है उसकी डिलीवरी के बाद, और बच्ची से पूछती है कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें पसंद है, तो बच्ची बोलती है कि मुझे गुड़िया सबसे ज़्यादा पसंद है। अब डॉक्टर भी मुस्कुरा देती है, डॉक्टर भी उसकी बातों को हाँ करती है और बोलती है कि ठीक है, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए एक गुड़िया ला कर दूंगी प्यारी सी। इसी तरीके से गायनोलॉजिस्ट ने और बाकी डॉक्टर्स की टीम ने उसके साथ थोड़ा एक अपनापन व्यवहार बना के रखा। बच्ची जिससे थोड़ी सी खुल गई और उनसे बातें करने लगी। अब बच्ची का जब डिलीवरी हुई, जो कि बड़े ऑपरेशन से किया गया था, बच्चा पैदा हुआ। वह बच्चा एक बच्ची थी, यानी कि 10 साल की बच्ची ने एक बच्ची को जन्म दिया। विडम्बना देखिए कि 10 साल की बच्ची खुद एक बच्ची है। जब उस बच्ची का डीएनए टेस्ट किया गया तो वह कुल बहादुर के डीएनए से मैच नहीं किया। आप डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट और माता पिता और ज्यादा चिंता में कि अब ये
ऐसा क्यों हुआ। अब डॉक्टर्स की पूरी टीम ने फिर बच्चे से पूछताछ करना शुरू किया और उसे कॉन्फिडेंस में लेकर उससे मितव्ययिता के साथ, अपनेपन के साथ उससे फिर पूछताछ की कि बेटा, जैसे बड़े मामा कुल बहादुर क्या करते थे तुम्हारे साथ, क्या कोई और भी ऐसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ करता था। इस पर बच्चे ने बताया कि जो छोटा मामा शंकर है वो भी ऐसा ही करता था। वो भी मेरे लिए चॉकलेट, टॉफियाँ, कुछ ना कुछ खाने के लिए मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाता था और मुझसे बातें किया करता था और मेरे हाथों को भी पकड़ता था, मेरे पास बैठ के बातें करता था। अब सब लोग पूरी बात समझ गए, सारी बात क्लियर हो चुकी। अब बच्ची का डीएनए टेस्ट शंकर से मैच करवाया तो शंकर के साथ डीएनए मैच कर गया। अब पुलिस ने शंकर को भी उठा लिया और उसे भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। पुलिस ने कुल बहादुर से पूछा कि तुम इस मासूम बच्ची के साथ ये कुकृत्य कब से कर रहे हैं। तो पहले तो कुल बहादुर बिल्कुल ही मुकर गया था, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती दिखाई पूरी अपनी पुलिस अंदाज में, तो कुल बहादुर ने बताया कि वह नवंबर दिसंबर 2016 से बच्चे के साथ ऐसी हरकतें कर रहा है। जब भी जैसे भी मौका मिलता है, जब उसकी बहन घर पर नहीं होती, बहन और जीजा, तो वह इस कांड को अंजाम देते हैं, मनमानी करते हैं। 9 अक्टूबर 2017 को डीएनए की रिपोर्ट आ जाती है और पुलिस कुल बहादुर और शंकर को अरेस्ट करके गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। 31 अक्टूबर 2017 को जिला अदालत ने दोनों मामाओं को दोषी करार दे दिया। 2 नवंबर 2017 को दोनों बच्चे के दोनों मामा, जो कुल बहादुर था और शंकर था, उनको उम्र कैद की सजा अदालत ने सुनाई और अदालत ने सुनाया कि इनको आखिरी सांस तक उम्र कैद की सजा ही मिलेगी और ये सलाखों के पीछे ही रहेंगे। इनको सलाखों से बाहर नहीं आने देना है, इनकी कोई भी जमानत नहीं होनी है। शंकर के ऊपर जो आरोप लगा, महज 18 दिन में उसको गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल में डाल दिया और उसको दोषी करार देके उसको उम्र कैद की सजा भी मिल गई। जबकि कुलविंदर को सजा में लगभग 1 महीना 30 दिन लगे और उसको भी उम्र कैद की सजा मिलकर उसको भी पुलिस सलाखों के पीछे डाल दिया। उनकी आखिरी सांस तक अब वो सलाखों के पीछे ही रहेंगे, मरते मरते जिएंगे, तड़प तड़प कर जिएंगे। 10 साल की बच्ची की डिलीवरी होने के बाद बच्चे को, जो कि एक स्वस्थ बेटी को उसने जन्म दिया था, उसको परिवार ने देखा नहीं, ना ही बच्चे को देखने दिया। और जैसे कि उन लोगों ने, परिवार ने शर्त रखी थी, उसके अनुसार पैदा होने के बाद बच्ची को चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में स्थित चाइल्ड होम केयर में शिफ्ट कर दिया गया। महाराष्ट्र का एक दंपति, जो कि इस न्यूज के ऊपर लगातार अपडेट वह ले रहा था और इस खबर की जानकारी रख रहा था, वह निसंतान दंपति था और कुछ दिनों के बाद वह चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में चाइल्ड होम केयर सेंटर में आता है और मैनेजमेंट टीम से बोलता है कि वह निसंतान दंपति है और बच्चे को गोद लेना चाहता है, एक बच्चे को। मैनेजमेंट दंपति की बात को मान लेता है और जो भी कानूनी कार्यवाही होती है उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके दंपति को वह बच्ची, जो कि 10 साल की बच्ची ने जन्म दिया था, वह बच्ची उस दंपति को दे दी जाती है। अब दंपति उस बच्ची की परवरिश करें बहुत अच्छे तरीके से। दंपति के घर में भी क्लियर गूंजनी शुरू हो गई और जैसा कि परिवार ने शर्त रखी थी, वह भी उस बच्ची का चेहरा देखने से मुक्त हो गए। उनके ऊपर भी अब इस बात का कोई दबाव नहीं है, ना ही हाई कोर्ट ने 10 साल की बच्ची की उचित परवरिश और उसके जीवन की सुरक्षा के लिए उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की, ताकि उसका जीवन आगे सुचारू रूप से चलता रहे और उसकी जो पढ़ाई लिखाई है वह आगे कंटिन्यूअसली चलती रहे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में आया तो उसने 10 लाख को बढ़ाकर 15 लाख रुपए की राशि कर दी, यानी कि अब बच्चे को 15 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा उसके जीवन को सुचारू रूप से आगे चलाने के लिए। उसको इस नासूर की तो कोई भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, जो उसके जीवन में क्षतिपूर्ति या उसके जीवन में जो आगे बढ़ने के रास्ते हैं, उसको आगे बढ़ने के रास्ते खोलने का प्रयास किया है हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक बहुत ही उत्तम कार्य किया है कि इस नाबालिग बच्ची के लिए आगे बढ़ने के, आगे उन्नति तरक्की के, आगे विकास के रास्ते प्रशस्त करने के लिए उसे जो एक आर्थिक मदद दी है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही उत्तम कदम है, उत्तम कार्य है। अब मैं आपको एक ऐसी दुर्भाग्यशाली बेटी की कहानी सुनाती हूँ जहाँ पर कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं बल्कि खुद जन्मदाता, एक जनक, एक पिता ही अपनी बेटी का भक्षक बना है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की है, जहाँ एक दोषी पिता के साथ साथ परिवार के और 6 लोगों को भी पोक्सो एक्ट की धारा के तहत दोषी करार दिया गया है।
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट राकेश कुमार सिंह ने ये दोषी करार दिया है। घटना 2020 की है, जब एक पत्नी ने अपने लेखपाल पति के खिलाफ और उसके 6 साथियों और सास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली पीड़िता की मां ने एफआईआर दर्ज कराई थी और जिसमें उसने बताया था कि उसका लेखपाल पति और उसके 6 साथी और उसकी 7 बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी। दादी है पीड़िता की उसने अपनी सगी 17 साल की पोती को गर्भ कराने के लिए दवा पिलाई थी। पीड़िता अपनी 16-17 साल की बेटी के साथ काफी समय दुष्कर्म कर रहा था। तो ऐसे भेड़ियों से अपने बच्चों को ऐसे सुरक्षित बच्चा जो हमारे घर के अंदर ही छिपे बैठे थे पिता के रूप में यह छुपा बैठा था। कोई यकीन कर सकता है? क्या कोई मान सकता है? क्या कोई सत्य मानेगा इस बात को कि एक पिता, एक जनक, एक रक्षक अपनी सगी बेटी का भक्षक बन सकता है? परंतु ये हुआ है और हुआ है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, फतेहगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र में ये सच हुआ। इसी के साथ एक और कहानी सुनाती हूँ। एक चाचा की कहानी बता रही हूँ जिसने अपनी 16-17 साल की बच्ची को लालच दिया, मजबूर किया और उसे दूसरे शहर तक लेकर गया, अपहरण करके उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया। तो अभियोजक पक्ष योगिता पीड़िता बच्ची अपनी गवाही को स्पष्ट रखने में सफल रही। सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने पूरी तरीके से स्पष्ट माना है गवाही को और उन्होंने कहा कि जो पीड़िता ने अपनी गवाही दी है वे पूरी तरह से स्पष्ट है और सिद्ध होती है कि आरोपी ने उसके साथ दुराचार दुष्कर्म किया और उसको मजबूर किया दूसरे शहर में ले जाने के लिए। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में ये मामले की सुनवाई चल रही थी। यहाँ पर आरोपी को दोषी करार दिया गया है। दोष में सुनवाई क्या होगी, दोष में सजा क्या दी जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। जो भी अपडेट होगा आपको मैं जरूर बताऊंगी। एक ऐसी कहानी मैं आपको बता रही हूँ जो झकझोर के रख देती है। सगे 2 भाइयों ने अपनी बहन के साथ दुराचार दुष्कर्म किया। ये मामला यूपी के ट्रांस हिंडन एरिया का, यानी कि ये दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में एरिया पड़ता है। नाबालिग को पेट में दर्द हुआ। जब माँ उसको हॉस्पिटल लेकर गई तो पता चला कि बच्ची 14 साल की नाबालिग बच्ची जो 8वीं कक्षा की छात्रा है, वह पता चला कि वह लगभग 22 महीने गर्भवती है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार शालीमार गार्डन के एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया है कि जो माँ है वह मजदूरी करती है और जो बड़े भाई हैं दोनों वह भी मजदूरी करते हैं। कुछ समय पहले पिता की मौत हो गई है। जब माँ बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गई पेट में दर्द होने पर तो वहाँ डॉक्टर्स ने बच्ची का अल्ट्रासाउंड किया जिसमें बच्ची के गर्भवती होने की बात सामने आई। जब माँ को इस बात का खुलासा हुआ तो उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और ट्रांस के थाना टीला मोड़ में रहने वाले अपने दोनों बड़े बेटों के खिलाफ उसने एफआईआर दर्ज करवाई। जानकारी मिली है कि दोनों बड़े बेटे लगभग, यानी कि जो बच्ची के दोनों बड़े भाई हैं, लगभग पिछले 6-7 महीने से बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसीपी शालीमार गार्डन सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया। दोनों भाई बालिग हैं। बाल कल्याण समिति को भी इस मामले की जानकारी दी गई है। पीड़िता के बयान के आधार पर इस कार्यवाही आगे बढ़ाया जाएगा। पीड़िता क्या बयान देती है, क्या सामने आता है, पुलिस उसके ऊपर आगे कार्रवाई करे। परंतु काला धब्बा एक कालिक समाज के ऊपर, एक कालिक रिश्तों के ऊपर मलने वाले ये भेड़िए जो घरों के अंदर छिपे रहते हैं, डर लगता है जाने कौन से रूप स्वरूप में भेड़िया छुप कर बैठा है हमारे घर में, हमारे आसपास। तो आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज कोई भी हो घर परिवार में या बाहर, तो आप सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। सुरक्षित रहना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा लीजिए और परिवार का सदस्य बन जाइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करके वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय इस कहानी के ऊपर जरूर लिखिए। मुझे सुझाव जरूर दीजिए क्योंकि आपके कमेंट मुझे प्रेरणा देंगे। मेरी वीडियो में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, प्लीज जरूर बता दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।